नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी विरोधी अलायंस के शुरुआती लक्षण दिखने लगे। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का इंजन कहा जाता था, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही बीजेपी के विरोधियों को साथ लाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन अब नीतीश कुमार ही आउट ऑफ ट्रैक हो गए। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस का नाम दिया था घमंडिया। अब घमंडिया का मतलब क्या होता है, आज नीतीश कुमार ने खुद अपना उदाहरण देकर बता दिया। 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर अनाप शनाप बोलने वाले नीतीश कुमार माफी मांगने के बाद फिर कुछ उल्टा ही बोल बैठे। पहले उनकी भद्दी भाषा का अंदाजा लगा था, आज मुख्यमंत्री के बेहद घमंडी होने का एहसास हो गया। मोदी विरोधी नेताओं के दिमाग में क्या क्या चलता है, सुनकर आप चौंक उठेंगे। तू तड़ाक, चुप हो जा, बैठ जा। इस आदमी को कोई सेंस नहीं है। ये आदमी किसी काम का नहीं है। ये आदमी मेरे पास भाग के क्यों आया? ये किसी लायक नहीं है। इसका परिवार इसके खिलाफ है। ये भाषा किसी ऐसे वैसे आदमी की नहीं है। इंडी अलायंस का इंजन कहे जाने वाले नीतीश कुमार की है। भाषा भी किसी ऐसे वैसे नेता के लिए नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए। जिस वक्त नीतीश एक महादलित नेता के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, उस वक्त नीतीश के बगल में बैठे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ठहाके लगा रहे थे। नीतीश ने क्या कहा, पहले इसका सैंपल नंबर 1 देखिए। बैठो ना यार, बैठो ना। हम क्यों ना यार, कुछ जानते हो, बैठो। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। तू तड़ाक करना, दुत्कारना और एक दलित नेता का अपमान करना, इंडी अलायंस के नेता इन दिनों ऐसा ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं लोगों को घमंडिया कहकर संबोधित करते हैं। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि किसी जमाने में जीतन राम मांझी को गले लगाने वाले नीतीश कुमार आज उनके पीछे पड़ गए हैं, उन्हें अनाप शनाप बोलने लगे हैं। जीतन राम मांझी से आखिर वो कौन सी खींच है कि नीतीश कल तक उन्हें गले लगाते थे, आज उन्हें गालियों जैसी भाषा में संबोधित करते हैं। यह तस्वीर याद कीजिए, नीतीश बाबू हाथ पकड़कर जीतन राम मांझी का स्वागत करते थे। जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बधाई देने वालों में खुद नीतीश बाबू भी थे। मगर आज पूरा का पूरा पॉलिटिकल सीन बदल गया है। पहले स्त्री पुरुष संबंध पर विवादित बयान, अब मांझी का अपमान। 3 दिन में दूसरी बार नीतीश कुमार आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। समाजवादी नेता के तौर पर 5 दशक तक राजनीति में सक्रिय नीतीश को आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा क्यों है, पहले इसकी पृष्ठभूमि समझिए। जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पर अपनी बात रख रहे थे। शालीन भाषा में आरक्षण व्यवस्था की जमीनी हकीकत के बारे में नीतीश को बता रहे थे। मगर नीतीश को उनकी कही बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या था, वो अपनी जगह पर खड़े हुए और जीतन राम मांझी को ही उल्टा पुल्टा बोलने लगे। न विधानसभा की गरिमा का ख्याल रहा, न जीतन राम मांझी की उम्र का। आप चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था, तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष
सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए। और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, आप कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप कौन बनाया? आप बोल रहे हो, कुछ जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए। नहीं, बोलने दीजिए। अरे गवर्नर कहानी बना देते हैं उसको। ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है। आप जान लीजिए, ये कोई काम का आदमी नहीं है। ये नारा लगवा रहे हो, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो, भूल गए कौन बनाया उसको? मेरी गधापनी इसको बना दिए। आप बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अरे मेरा ही बनाया हुआ है, आप भूल गए? अरे क्या बनाया? कहा आए थे कांग्रेस को छोड़ के मेरे पास? कांग्रेस को छोड़ के कहा मेरे पास आए थे? कहा क्या बोल रहे हो? हम तो जानते हैं, सुनिए ना, हम जान करके चाहते हैं कि एक्सपोज हो जाओ, इन लोगों के साथ रहो, एक्सपोज हो जाओ। विडंबना देखिए, बिहार के सीएम तू तड़ाक करके बात कर रहे थे और बिहार के डिप्टी सीएम नीचे बैठकर ठहाके लगा रहे थे। और जब तेजस्वी कैमरे पर आए तो उन्होंने इसे हंसी मजाक वाला विषय बताकर ऐसे टाल दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई पहली बात था क्या? ये हमेशा टिप्पा टिप्पणी तो चलती ही रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे हुए थे भाई। माहिर जी ने कहा कि हम उम्र में बड़े हैं। ये ऐसी भाषा तो भाजपा में ना देखो मिलती है। अब एक बार तो हम गिराना चाहेंगे, नहीं तो पुरानी बातें को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? हम रिकॉर्ड में ले आए क्या? तो ये सब राजनीति में जो है, ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बीजेपी ने फौरन इस मामले को उठा लिया। नीतीश के बर्ताव को सीधे सीधे दलितों के अपमान से जोड़ दिया। शेम ऑन ठगबंधन, ठगबंधन हेट्स दलित हैशटैग ट्रेंड होने लगा। नीतीश कुमार ने दलित समाज की पगड़ी को हवा में उछाल डाला। बीजेपी ने इसे सोशल ट्रेंड बना डाला। एक दलित नेता के अपमान को सबसे बड़ी खबर बना डाला। जीतन राम मांझी पहले नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव में जेडीयू को करारी हार मिली तो नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा देकर 9 मई 2014 को अपने करीबी महादलित समाज के जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बनाया। शुरुआत में मांझी को रिमोट कंट्रोल कहा गया, मगर जैसे ही जीतन राम मांझी खुद बड़े फैसले लेने लगे, नीतीश से उनकी दूरियां बढ़ने लगी। जब हालात बिगड़े तो जेडीयू ने मांझी को इस्तीफा देने के लिए कहा और जब वो मुकर गए तो फिर उनको जेडीयू से निकाल दिया गया। बाद में जीतन राम मांझी ने खुद कहा था कि नीतीश ने तो नैतिकता का नाटक करके उन्हें सीएम बनाया था, मांझी को तो सिर्फ अपना चुनावी ढाल बनाया था। और अब नीतीश ने सार्वजनिक तौर पर एक महादलित नेता का अपमान करके साबित कर दिया है कि दलितों के वोट के लिए वो मांझी को सीएम भी बना सकते हैं और जब जी चाहे तब उनका अपमान करके अपनी सियासत भी चमका सकते हैं। मांझी जी, जातीय गणना के आंकड़ों पर आपने सवाल उठाया, आरक्षण के समीक्षा की बात कही और इस दौरान नीतीश कुमार काफी गुस्से में आ गए। इसका मतलब यही हुआ कि अगर सच्ची बात कही जाती है तो जो गलत आदमी है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि जाति आधारित गणना किए हैं, उसमें फॉल है। वो सतह पर जा कर के कोई गणना नहीं हुई है और वो वास्तविकता से बहुत बहुत दूर है। तो एक तरह से उनको हम बतला रहे थे और ये भी कह रहे थे कि साहब आप आरक्षण देते जाइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण यदि हम देते हैं तो 10 वर्ष में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि नीतीश कुमार इतने नाराज हो जाएंगे जब आप इन बातों को रखेंगे। नहीं, इधर 2-3 दिन से ऐसा देख रहे हैं। जब महावीर चौधरी जी के पुण्यतिथि में गए
तो महावीर चौधरी जी का पोर्ट्रेट पर माल्यार्पण करना चाहिए। वो न कर करके अशोक चौधरी उनके बेटा के माथा पर फूल बरसा दिया। ये कोई नॉर्मल दिमाग वाला आदमी नहीं कर सकता है। परसों तरसों विधानसभा में जो उन्होंने महिलाओं के प्रति बात कही, हम समझते हैं कोई भी सेन आदमी नहीं बता सकता। वो इनसेने आदमी और सा बोल सकता है जो उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद जो माफ़ीनामा की बात जिस तरह में बनाया, वो भी कहा जा सकता है कि कोई जो ठीक आदमी है वो ऐसा नहीं कर सकता है। और आज जब हमारे साथ बात आई तो हम यही समझा कि जो तुम ताम की बात उन्होंने की, तो हम कहना चाहते थे, मैं इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय को बार बार हम कह रहे थे कि आप अपने नियमन का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमको आपने बोलने का मौका दिया तो हम बोल रहे हैं, तो बीच में मुख्यमंत्री जी को कैसे बोलने का मौका दिया? अगर ठीक है उन्हें समाप्त कर दिया बोलना, तो अब हमारे बारे में उन्होंने कहा है तो हमको भी स्पष्टीकरण देने दीजिए। जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने ऐसा नहीं तो वो ये भी कह रहे थे कि हमने मूर्खता की किस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो उन्होंने अपनी बात है वो कर सकते हैं, वो मूर्खता तो नहीं किए। वो जानबूझ करके अपना चमड़ा बचाने के लिए हमको मुख्यमंत्री बनाए थे 14 में। जब सब लोग कह रहा था कि इस्तीफा दे दो इस्तीफा दे दो, तो उन्होंने हमने बना करके अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास किया कि सीधा साधा आदमी है, इसको हम बना देते हैं, जो कहेंगे करेगा। और किया भी हमने, चाहे मंत्रिमंडल का निर्माण का मामला हो, गठन का मामला हो या विभागों का मामला हो, सब जैसे कहे वैसे किया। लेकिन बाद में फिर जब आप लोगों ने कहा कि वो रिमोट पर चलते हैं या कहे कि रबर स्टैंप है, तब फिर हम 2 महीना के बाद अपना काम शुरू किया तो उनको बुरा लगने लगा। तो मेरा कहने का मतलब है, स्वाभाविक रूप में हमको उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, लाचारी उनकी थी। और अगर हमारे जगह पर दूसरे को बनाते तो शायद उनको और मुसीबत सहना पड़ता। विडंबना देखिए, नीतीश ने बिहार विधानसभा में स्त्रियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इंडी अलायंस का कोई भी नेता एक शब्द नहीं बोला। और अब उन्हीं नीतीश कुमार ने एक महादलित नेता को लेकर अभद्र तरीके से अपनी बात रखी, तो भी दलित करने वाली कांग्रेस, सोनिया, राहुल या प्रियंका ने एक शब्द नहीं कहा। तो क्या यह मान लिया जाए कि इंडी अलायंस का दलित वाला शोर, जातिगत जनगणना वाला शोर सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए है और उन्हें नीतीश कुमार द्वारा महादलित नेता के अपमान से कोई लेना देना नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए हर चुनावी सभा में नीतीश के साथ इंडी अलायंस पर तीखी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कौन दलित के साथ, कौन दलित के खिलाफ, सीधे पब्लिक के बीच जाकर बता रहे हैं। और इसका फायदा 23 में भी होगा, 24 में भी होगा। क्या गांधी परिवार ही मोदी को 2024 जिताएगा, 2023 में भी जीत दिलाएगा? क्या प्रियंका की वजह से 2023 के सारे चुनावों में मोदी की सीटों में इजाफा हो जाएगा? क्या राहुल की वजह से 2024 के चुनाव में मोदी के नंबर्स बढ़ जाएंगे? हम स्वागत करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने चांद में भी तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। मोदी ने अपनी चुनावी डिक्शनरी से ये सारे संकेत सीधे पब्लिक के बीच से दिए हैं। सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी एवं मोदी ने अपनी डिक्शनरी में राहुल के लिए कौन सा शब्द कॉइन किया है, प्रियंका के लिए क्या कहा है, वोटर्स को कांग्रेस पार्टी से सावधान रहने के लिए क्यों कहा है? पहले मोदी की पॉलिटिकल डिक्शनरी से निकले ये शब्द पढ़िए। नंबर 1, कांग्रेस की हवा निकल गई, कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा फूट गया। कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। नंबर 2, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कांग्रेस आई, तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। नंबर 3, कांग्रेस मीठा जहर दे देगी, संभल कर रहना, बच के रहना। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि मोदी डरते हैं, इसीलिए हर 2 लाइन में कांग्रेस कांग्रेस करते हैं।
मोदी चुनावी स्पीच में बिना राहुल का नाम लिए कांग्रेस को टारगेट करते हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहने लगती है कि मोदी तो राहुल से भी डरते हैं, इसीलिए उनका जिक्र करते हैं। बार बार राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं। एक एक स्पीच में उन्होंने एक एक भाषण में कांग्रेस का नाम कम से कम 50 बार लेते हैं। क्यों? उनको कांग्रेस से ही डर है। क्या वाकई मोदी कांग्रेस से डरते हैं? क्या वाकई मोदी राहुल से डरते हैं? या फिर कहानी बिल्कुल उल्टी है? छत्र छाया वाला टेक्स्ट चिपकाकर, मोदी की एडिटेड फोटो घुमाकर कांग्रेस वाले मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों वाली लिस्ट में मोदी शाह के साथ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाला पर्चा चिपका रहे हैं। हम स्वागत करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मोदी है, वो कांग्रेस के अटैक को ही अपना सबसे बड़ा डिफेंस बना रहे हैं। हर चुनावी रैली में बैक टू बैक काउंटर पंच मार रहे हैं। ये मोदी है, ये मोदी है, ये मोदी है। अंग्रेजी में लिखे इन शब्दों को गौर से पढ़िए। हैज सोनिया गांधी हैंडेड ओवर 2024 टू नरेंद्र मोदी। हिंदी में इसका मतलब हुआ, क्या सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को 2024 की जीत हैंडओवर कर दी है? अब दूसरी हेडलाइन पढ़िए। लिखा है, राहुल गांधी हैज गॉट हिज एक्ट टुगेदर, बट इज इट एनफ? इसका मतलब हुआ, राहुल गांधी ने अपना काम तो कर लिया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्योंकि मोदी अभी भी फोर्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति की एक शक्ति हैं। मोदी में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल शक्ति है जो उन्हें 9 साल बाद भी हिंदुस्तान की सियासत में सबसे ताकतवर बनाती है? इसका जवाब खुद मोदी ने दिया है। मोदी को कौन ताकतवर बनाता है? मोदी को कौन लेकर आया है? मोदी में इतनी हिम्मत कहां से आती है? चुनावी सीजन में पब्लिक के बीच मोदी ने सबका एक्सप्लेनेशन दिया है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मोदी को कौन लाया? कौन लाया मोदी को? मोदी में हिम्मत कहां से आई? ये देश की जनता है जो मोदी को लाई है, और देश की जनता के आशीर्वाद है जिससे मुझे ताकत पाई है। इसलिए कांग्रेस अपनी सारी दुश्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है। वो सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी परेशान करने में लगी हुई है। मोदी जो कह रहे हैं, आंकड़े भी वही इशारा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 19 के लोकसभा चुनाव में इस राज्य में बीजेपी का वोट शेयर 58% था, कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 34.5% था। तब बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 1। इसी तरह राजस्थान में भी विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है। 19 के चुनाव में राजस्थान में भी बीजेपी का वोट शेयर 58.5% के करीब था, कांग्रेस को सिर्फ 34.24% वोट मिले। राजस्थान की 25 की 25 सीट तब एनडीए ने जीती। छत्तीसगढ़ को ले लें तो यहां पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, उसमें भी मोदी फैक्टर ने अहम रोल अदा किया है। सेकंड फेज के लिए मोदी की चुनावी रैलियां टॉप गियर में चल रही हैं। और अगर 19 के नंबर्स को देखें तो बीजेपी को तब 50.7% वोट मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 41% वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस 2 सीट पर आकर अटक गई। इससे एक पैटर्न तो क्लियर है, 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो भी रहे हों, उससे 2024 को रत्ती भर इंपैक्ट होने वाला नहीं है। और इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि वो मोदी फैक्टर ही है जो 24 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बना सकता है। और मुमकिन है कि 2023 के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में भी मोदी का नाम बड़ा उलटफेर कर सकता है। इसीलिए मोदी की चुनावी रैलियों में किसी और पर अटैक हो न हो,
कांग्रेस और गांधी परिवार पर सीधा हमला हो रहा है। मोदी ने खुद तीर कमान संभाल रखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की टाइमलाइन पर लिखा यह टेक्स्ट बता रहा है कि इस वक्त माहौल क्या है। हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। कांग्रेस के करप्शन काल में जो बिचौलियों की मौज थी उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया। लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य आपने एक चौकीदार को बिठा दिया। 14 में मोदी आ गया। जब कांग्रेस को, उसके चेले चपाटों को, उसके दलालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया, तो मोदी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे ना? ये जो गालियां पड़ रही है ना, उसका कारण वही है, मोदी ने सारी दुकानें बंद करके रखी है। 100 साल तक तरसाई है इनको, 100 साल तक। क्या उस कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप? तब इनका दिमाग ठिकान पे आएगा। बिना सत्ता को कैसे तरसना होता है यह कांग्रेस को पता चलना चाहिए। इजरायल और हमास के युद्ध को आज 34 दिन हो चुके हैं, लेकिन इजरायल को अब तक समझ में नहीं आया कि हमास का अंत कैसे होगा। गाजा पट्टी के अंदर इजरायल की सेना और हमास के बीच बहुत खतरनाक युद्ध हो रहा है। वहां पहुंचने के बाद इजरायल की पूरी फोर्स चकरा गई, क्योंकि वहां इजरायल का सामना हमास के हथियारों से हो रहा है। हमास किस तरह से युद्ध लड़ रहा है? इजरायल के मॉडर्न टैंकों को उड़ा देता है, 1 सेकंड में रॉकेट से फायर करके भाग जाता है। कहा जाता है कि इजरायल के पास सबसे हाईटेक हथियार है, सबसे आधुनिक टैंक और बाकी उपकरण है। उसे अमेरिका भी हथियार देता है, जबकि हमास के पास कुछ नहीं है, ना आधुनिक हथियार, ना टैंक, ना बख्तरबंद गाड़ियां। तो फिर हमास इजरायल के सैनिकों से यह युद्ध लड़ कैसे रहा है? असल में हमास जुगाड़ की वॉर लड़ रहा है। जुगाड़ करके ही उसने हथियार तैयार किए। हमास किस तरीके से यह जंग लड़ रहा है, तस्वीरों, वीडियो और ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। गाजा पट्टी में इजराइल बहुत डीप चला गया। कहीं हमास के जाल में फंस तो नहीं जाएगा। नॉर्थ गाजा में हमास का गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। कहीं और लंबी तो नहीं चलेगी। गाजा शहर पर इजराइल के कब्जे का दावा है। क्या हमास हार गया है? हमास का लीडर याह्या सिनवार सुरंगों में घिरा। हमास के पास अब क्या रास्ता बचा? ये गाजा शहर से आई सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिनमें इजराइल के सैनिक गाजा की गलियों में गश्त लगाते और हमास के आतंकवादियों को ठिकाने लगाते दिख रहे हैं। पिछले 2 दिन से गाजा शहर पर कब्जे की बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक तरफ आधुनिक टैंक, हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इजराइल की सेना है, और दूसरी तरफ हमास के आतंकवादी हैं, जो सुरंगों से छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं और इजराइल की सेना को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं।
हमास के ठिकानों को इजराइल खोज खोज कर ध्वस्त कर रहा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि इजराइल की सेनाओं ने गाजा शहर को हर तरफ से घेर लिया है। वो सिर्फ एक ही मिशन पर चल रहे हैं और वो ये है कि किसी भी तरह से आतंकवादी संगठन हमास का खात्मा। गाजा शहर को हमास का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है और यहां पर हमास के आतंकवादियों के साथ क्लोज कॉम्बैट हो रहा है। आईडीएफ अर्बन फाइटिंग यानी शहरी इलाकों में यह युद्ध लड़ रही है, जहां हर तरफ से खतरा है। जमीन के नीचे भी हमास के आतंकवादी हैं जो सुरंगों में छिपे हुए हैं। हमास के आतंकवादी इन सुरंगों से ऊपर आते हैं और इजराइल की सेना पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से हमला करते हैं और फिर वापस सुरंगों में दाखिल हो जाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में हो रहा है। यह वीडियो खुद हमास की तरफ से जारी किया गया है। हमास के आतंकवादी सामने से आते इजरायली सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर आरपीजी या एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर रहे हैं। इस गुरिल्ला युद्ध में हमास के इन आतंकवादियों का सबसे बड़ा हथियार है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी, जिसमें लगा ग्रेनेड का विस्फोटक इतना खतरनाक है कि यह टैंकों या बख्तरबंद गाड़ियों को भेद कर फट जाता है। यह कहा जा रहा है कि यह 10 मिलीमीटर के मोटे मेटल को भी भेद सकता है। इसी वजह से इजराइल को नुकसान हो रहा है। इजराइल के कई सैनिक भी मारे गए हैं। इजराइल को भी यह पता था कि वो गाजा पट्टी के उस इलाके में दाखिल हो रहा है जहां बहुत घनी पॉपुलेशन और घर हैं और इन घरों में हमास के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा यहां बनी सुरंगों में भी आतंकवादी हैं। इसीलिए इजराइल की सेना अपने सबसे मजबूत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाजा पट्टी में दाखिल हुई है। इजराइल की मिलिट्री गाजा पट्टी में मुख्य रूप से नामेर बख्तरबंद गाड़ियों को साथ लेकर गई है, जिनमें एक रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन होता है। यह इजराइल के पुराने मरकावा टैंक के चेसिस से ही बना हुआ है। इन बख्तरबंद गाड़ियों में मरकावा टैंक जैसा सिस्टम ही लगा हुआ है। इसके अलावा इजराइल गाजा पट्टी में ईटन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी लेकर गया है, जो बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यह व्हीकल 360 डिग्री पर घूमकर चल सकता है और इसमें नाइट विजन कैमरा भी होते हैं। अगर इस व्हीकल में कोई हमला होता है तो भी यह काम कर सकता है। इजराइल गाजा पट्टी में अपने सबसे भरोसेमंद टैंक मरकावा को लेकर उतरा है, जिसकी खासियत यह होती है कि वो किसी भी आने वाले खतरे को भांप लेता है और उसे काउंटर करने के लिए प्रोजेक्टाइल फायर करता है। इन टैंकों के पास रिएक्टिव आर्मर होता है। अगर कोई अटैक होता है तो इसकी आउटर लेयर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन अंदर ये पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। लेकिन इसके बावजूद हमास के आतंकवादी इजराइल के टैंकों और इन बख्तरबंद गाड़ियों पर लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो लगातार हमास को नुकसान पहुंचा रहा है। We have not seen any civilians here, only Hamas. We've seen them above ground, coming from the underground. We see them lots of places. We've lost some soldiers. We had a few losses, but we're going forward. We're doing our job. We're doing it quite good, and we're here until it ends. इजराइल की सेना के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह भी है कि उन्हें गाजा के हर एक घर की तलाशी लेनी है, चाहे वो सही सलामत हो या फिर नष्ट होकर आधा अधूरा खड़ा हो, क्योंकि इन घरों के अंदर से भी हमास के आतंकवादी छिपकर इजराइल की सेना पर फायर कर रहे हैं। बहुत से ऐसे घर हैं जिन्हें हमास के आतंकवादियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। यह एक और घर है जहां हमास की वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी थी। यहां पर यूएवी का सामान भी रखा हुआ है, जो अभी असेंबल नहीं किया गया है।
अभी हमास के आतंकवादी सब कुछ छोड़कर भाग गए हैं। जैसे जैसे इजराइल की सेना नॉर्थ गाजा पर कब्जा कर रही है, लगातार ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। कहीं हमास के आतंकवादियों की वेपन फैक्ट्री मिल रही है, कहीं रॉकेट लॉन्चर मिल रहे हैं, तो कहीं यूज्ड हथियार मिल रहे हैं। नॉर्थ गाजा में इजराइल ने अपनी पोजीशन और टाइट कर दी है। इस मैप से आपको समझ में आ जाएगा। जबालिया और अल शाती रिफ्यूजी कैंप के पास हैवी फाइटिंग चल रही है, क्योंकि हमास के आतंकवादियों ने इन रिफ्यूजी कैंप्स को भी अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इसके अलावा अल शिफा अस्पताल अब इजराइल के कब्जे में आ ही चुका है। यह भी हमास का एक बड़ा ठिकाना था। इस गाजा सिटी में हमास के बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स का घर था, जिन्हें इजराइल ने निशाना बनाया। इसके अलावा अल शाबा अल खासा एरिया में भी भारी बमबारी हो रही है। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी को साउथ गाजा से पूरी तरह से काट दिया है। इसीलिए इजराइल ने नॉर्थ गाजा के हजारों लोगों को साउथ गाजा की तरफ रवाना कर दिया है। इजराइल ने पहले ही इन्हें साउथ गाजा जाने को कहा था, लेकिन हमास के आतंकवादी बहुत से लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। अब नॉर्थ गाजा पर कब्जे के बाद इजराइल ने सिविलियंस को अपनी देखरेख और सुरक्षा में हटा दिया है। इन लोगों को साउथ गाजा मूव करने के लिए एक वक्त और एक ही रास्ता दिया गया था। We're trying not to harm innocent people. We give all the people that live here a good heads up that we're coming. That they need to evacuate till the Gaza Lake, which is going south. So we know that every people that are here are enemy. एक बार जब इजरायली सेना ने आम लोगों को यहां से हटा दिया, तो उसके बाद हमास के ठिकानों पर पूरा धावा बोल दिया गया। हमास की सुरंगों को खोज कर इजरायली सैनिक खत्म कर रहे हैं। पहले बुलडोजर से जमीन खोदी गई, फिर हमास की सुरंग की लोकेशन पता की गई। इसके बाद इजराइल के सैनिक इन सुरंगों में उतरे भी, जो आतंकवादी थे उनका खात्मा किया और फिर इन सुरंगों में विस्फोट कर दिया। यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास की कुल 130 सुरंगों को यहां विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया है, जिससे उनमें मौजूद आतंकवादी भी मारे गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास का सबसे बड़ा नेता याह्या सिनवार भी घेर लिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि याह्या सिनवार को एक बंकर में घेरा गया है और उसे हमास के लड़ाकों से भी अलग कर लिया गया है। यानी याह्या सिनवार इस वक्त उसी सुरंग में घिरा हुआ है जो हमास ने इजराइल से बचने के लिए बनाई थी, और उसकी मौत की खबर कभी भी आ सकती है। याह्या सिनवार की मौत के बाद यह युद्ध रुकने की संभावना है, क्योंकि हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ याह्या सिनवार ने ही 7 अक्टूबर का पूरा हमला प्लान किया था। अब यह बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को ओरिजिनल प्लान कुछ इजरायली सैनिकों के अपहरण करने का था, लेकिन आखिरी वक्त पर पूरा प्लान बदला गया और यह प्लान याह्या सिनवार ने ही बदला था, जिसके बाद यह तय हुआ कि इजराइल के अंदर घुसकर मारेंगे और जो भी रास्ते में आएगा उसे मार डाला जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, और कुछ लोगों को किडनैप करके इजराइल से गाजा पट्टी में लाया जाएगा। यह कहा गया है कि पूरे हमले की प्लानिंग 2 लोगों ने की थी, याह्या सिनवार जो हमास का गाजा में ओवरऑल हेड है, और मोहम्मद दाइफ जो हमास के मिलिट्री विंग कस्साम ब्रिगेड का कमांडर है। यह कहा जा रहा है कि विदेशों में बैठी हमास की लीडरशिप को इस ऑपरेशन की डिटेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि लीकेज का खतरा था, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। याह्या सिनवार कभी इजराइल की जेल में मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था। 1989 में उसे 4 फिलिस्तीनियों की हत्या का दोषी पाया गया। इन फिलिस्तीनियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। उसे उम्र कैद की सजा हुई, जो उसे इजराइल की जेल में पूरी करनी थी। लेकिन 2006 में हमास ने इजराइल के सैनिक गिलाद शलीद को किडनैप किया, जो 5 साल तक हमास की गिरफ्त में रहा। 2011 में हमास इजरायली सैनिक को रिहा करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बदले में उसने 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की मांग की। इन्हीं 1000 में से एक याह्या सिनवार भी था, जिसे 2011 में इस डील के तहत इजरायली जेल से रिहा किया गया। यह 2011 में तब का ही वीडियो है जब याह्या सिनवार जेल से छूटकर गाजा पट्टी पहुंचा था। देखिए उसका कैसे स्वागत हो रहा है। जैसे ही सिनवार जेल से रिहा होकर गाजा पट्टी पहुंचा, वो इस्माइल हानिया का सबसे खास आदमी बन गया। 2017 में हमास ने गाजा पट्टी में याह्या सिनवार को अपना नेता घोषित किया था।
उससे पहले गाजा पट्टी में हमास का नेता इस्माइल हानिया हुआ करता था, लेकिन तब हानिया को पूरे हमास की लीडरशिप दे दी गई थी। इजराइल ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस याह्या सिनवार को वो छोड़ रहा है, वो उसे इतिहास का सबसे बड़ा जख्म दे देगा।